नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, डेवलपमेंट का इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे पैरोल और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, पॉलिटी का टॉपिक है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जा चुकी है। इसके अंदर भारत की इस बार जो रैंक रही है वो रही है 107th और ये रैंक है 121 कंट्रीज में से। भारत की जो रैंक है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिरी है। पिछले साल भारत की रैंक थी 101, तो आप खुद सोच सकते हैं हम इस बार कम से कम भी 6 अंक नीचे आए हैं। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली पब्लिश की जाती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर लाइफ के जॉइंटली पब्लिकेशन के साथ। अब जीएचआई की जो लिस्ट है ये बेसिकली ये चेक करती है कि किन कंट्रीज़ में सीवियरिटी जो है हंगर इंडेक्स की वो कितनी ज़्यादा है, उसी के हिसाब से कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। अगर हम बात करते हैं लोवेस्ट पोजीशन किसे दी गई है तो वो दी गई है यमन को, और जो टॉप पोजीशंस है वो डोमिनेटेड है यूरोपियन नेशंस के द्वारा। वहाँ पे सबसे पहले है क्रोएशिया, एस्टोनिया और मोंटीनेग्रो। ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो टॉप में हैं। और अगर आप एशियन नेशंस की बात करते हैं तो चाइना और कुवैत की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो वीडियो में ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये बेसिकली क्या है, ये कब शुरू किया गया था और ये क्यों शुरू किया गया था। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये बेसिकली हर साल इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है और ये शुरू किया गया था सन 2000 में। सन 2000 से इस बार ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है ये 15वीं रिपोर्ट है। अब इसके अंदर जितना कम स्कोर एक कंट्री का रहता है उतनी ही बेहतर उसकी रैंकिंग रहती है। उससे पता चलता है कि कितनी बेहतर परफॉर्मेंस उस कंट्री की रही है। अगर आप बात करते हैं कि ये हंगर की मैपिंग हर साल क्यों की जाती है पूरी दुनिया के अंदर, देखिए यूनाइटेड नेशंस का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि हम ज़ीरो हंगर करना चाहते हैं 2030 तक। तो उसको अचीव करने के लिए लगभग हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। इसके अंदर ये जारी किया जाता है कि जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं वहाँ के बच्चों के अंदर वो कितनी बेहतर हैं और किस तरीके से उस कंट्री के अंदर परफॉर्मेंस चल रही है, उनका स्कोर क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है, ताकि इसके ऊपर बेहतर ध्यान दिया जा सके और इसको इम्प्रूव किया जा सके। और देखिए जीएचआई जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये स्कोर जो कुछ हाई इनकम कंट्रीज़ है उनका कैलकुलेट नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर गरीबी है ही नहीं, तो वहाँ पर लोगों का कोई इस तरीके का मेल न्यूट्रिशन का या अंडर नरिशमेंट की चांसेस भी नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि कॉमन बातचीत के अंदर हंगर का क्या मतलब होता है, तो नॉर्मली हम समझते हैं कि हंगर का मतलब है कि आपको खाना नहीं मिला है, आपको भूख लगी है, फूड डिप्रिवेशन है। लेकिन फॉर्मल सेंस में यही कहा जाता है कि कैलोरीज इनटेक जो है वो आपका कम है। लेकिन जीएचआई जो है उसने अपने आप को इतनी नैरो डेफिनेशन में लिमिट नहीं किया है हंगर की। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर ये कंट्रीज़ को स्कोर प्रोवाइड करवाती है, जिनके ऊपर कंट्रीज़ की रैंकिंग तय की जाती है। अब देखिए इसके अंदर जो इसकी परफॉर्मेंसेस है अलग अलग कंट्रीज़ की वो 4 पैरामीटर्स पर चेक की जाती है इकट्ठे। उन 4 पैरामीटर्स को लिया जाता है, उन्हें एक वेटेज दिया जाता है, उसके बाद एक स्कोर बनाया जाता है, उस स्कोर से रैंकिंग बनती है, जिससे ये एक मल्टी डायमेंशनल बन जाता है, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर पता चलता है हंगर का कि वहाँ पर उस कंट्री के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है और उसके अंदर किस तरीके का माहौल चल रहा है। अगर आप बात करते हैं कि वो 4 मेजर्स क्या हैं, वो 4 ऐसे इंडिकेटर्स क्या हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट जो जीएचआई है वो हंगर को मेज़र करते हैं, तो सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब है कि कैलोरी इनटेक जो है वो इनसफिशिएंट है, इन जो फूड अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और पॉपुलेशन को अब उसका कंप्लीट शेयर नहीं मिल रहा है। दूसरा है चाइल्ड वास्टिंग का। चाइल्ड वास्टिंग का मतलब है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, मतलब एक हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का जितना वेट होना चाहिए उसका उतना वेट नहीं है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि जो बच्चे हैं उनकी एज के हिसाब से बच्चों की जो हाइट है
वो उतनी नहीं हो पाई है जितनी उनकी एज के हिसाब से कि एवरेज हाइट होती है। तो कहीं ना कहीं वो 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो छोटे रह गए हैं, और जिसे क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है। फिर चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी का। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है, इसे चेक किया जाता है बेसिकली कि 1000 बच्चों पे 5 साल से कम उम्र की उम्र में कितने बच्चे जो है वो मर जाते हैं इनएडुकेट न्यूट्रिशन की वजह से या फिर अनहेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से, जो कि एक बहुत फैटल मिक्स है ये चीज़ रिफ्लेक्ट करने का कि वहाँ पर जो न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ हैं या न्यूट्रिशनल एजुकेशन है वो कितना बेहतर है, मतलब कितना खाना बच्चों को उनके ज़रूरत के हिसाब से मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो क्या कारण है। अब देखिए, हर कंट्री को एक 100 पॉइंट का एक स्केल रहता है जिसके ऊपर ये आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके अंदर एक वेटेज दिया जाता है हर एक इंडिकेटर को, जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट और फोर्थ इंडिकेटर है, इसका मतलब है फर्स्ट और आपका फोर्थ इंडिकेटर, इसे दिया जाता है 13.33% का वेटेज, और आपके जो सेकंड और थर्ड इंडिकेटर्स हैं इन्हें दिया जाता है 16.66% का वेटेज। अब ये जो स्कोर है इसके अंदर अगर आप किसी भी कंट्री का जो स्कोर है वो 9.9 रहता है या इससे कम रहता है तो उसे कहा जाता है लो कैटेगरी ऑफ हंगर, मतलब इन देशों में हंगर जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर स्कोर रहता है 20 से 34.9 तो वो कही जाती है सीरियस कैटेगरी, और अगर स्कोर 50 से ज़्यादा है तो वो एक एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी कही जाती है। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का स्कोर आया है 29.1 जो कि सीरियस कैटेगरी के अंदर आता है। और देखिए, इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी भी रही है। भारत की जो रैंक है वो श्रीलंका से भी ज़्यादा खराब है। श्रीलंका की रैंक है 64, पाकिस्तान की है 99, नेपाल की है 81 और बांग्लादेश की है 84। श्रीलंका, जिसे गवर्नमेंट का कहना है कि जिन्हें हम फूड सप्लाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन देशों में उनकी रैंक जो है वो हमसे बेहतर बताई गई है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इन पैरामीटर्स पे आपने कैलकुलेशन लिया है या जिस भी बेसिस पर आपने ये चीज़ें कैलकुलेट करी हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। ये एक कंट्रोवर्सी है, गवर्नमेंट का अपना कहना है, लेकिन ये कहीं काफ़ी वास्ट मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट रहती है, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट भी सही है। अब देखिए, पिछले कुछ सालों से भारत का जो स्कोर है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। अगर आप बात करते हैं 2000 में, तो भारत का जो स्कोर था वो अलार्मिंग था। 38.8 स्कोर रहा था भारत का, जो घटकर 28.2 पहुंच गया था 2014 में। लेकिन 2014 के बाद से ये स्कोर बढ़ता ही जा रहा है। अब एक कंसिस्टेंट रिकॉर्ड हमने देखा है कि जो हमारा वैल्यूज़ हैं उसके 4 इंडिकेटर्स के अंदर वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। ये स्टार्ट हुआ है 2014 में अंडर नरिशमेंट और प्रीवेलेंस ऑफ वेस्टिंग के अंदर। प्रीवेलेंस ऑफ वेस्टिंग का मतलब है कि बच्चों की जितनी हाइट है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं है। अगर आप प्रोपोर्शंस की बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन में, तो देखिए 2014 में हमारा स्कोर था 14.8 जो कि 2022 में बढ़कर पहुंच गया है 16.3। प्रीवेलेंस ऑफ वेस्टिंग, बच्चों के अंदर जो वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो 5 साल के कम उम्र के बच्चों के अंदर हम चेक करते हैं वो 15.1 से बढ़कर 19.3 पहुंच गया है 2022 में। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, गुरमीत राम रहीम जी, जिनके बारे में आप जानते होंगे, जो डेरा सच्चा सौदा के हेड हैं, उन्हें रिलीज़ किया गया है सुनरिया जेल से रोहतक से 40 दिन की पैरोल पर। 15 अक्टूबर को उन्हें रिलीज़ किया गया है। तो इसके अंदर हमें ये जानना ज़रूरी है कि पैरोल क्या होती है, ये क्यों दी जाती है और कब दी जाती है। अब अगर हम बात करें राम रहीम की, तो राम रहीम एक 20 साल के जेल टर्म के लिए कन्विक्ट किए गए हैं। उन्हें बेसिकली कन्विक्ट किया गया है रेप चार्जेस में, जिसमें उन्होंने अपने 2 डिसाइपल्स का रेप किया था। 2017 में इन्हें कन्विक्ट किया गया, 2019 में इन्हें कन्विक्ट किया गया है एक 2002 में एक जर्नलिस्ट के मर्डर में, और 2021 में इन्हें कन्विक्ट किया गया है इन्हीं के डेरा सच्चा सौदा के एक मैनेजर के मर्डर केस में, और ये मर्डर भी हुआ था 2002 में। अब हम बात करते हैं पैरोल के बारे में। पैरोल होती क्या है, पैरोल को किस तरीके से दिया जाता है, क्या सिस्टम है जो हमारी गवर्नमेंट या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैरोल देने में फॉलो करता है। देखिए, पैरोल एक सिस्टम है जिसमें किसी भी कैदी को, जो प्रिजनर है, उसे रिलीज़ किया जाता है कुछ समय के लिए। अब ये जो पैरोल रहती है ये कंडीशनल रहती है। ये बेसिकली डिपेंड करती है बिहेवियर पर उस कैदी के, जो कुछ समय से एक
जेल के अंदर रह रहा है और उन पीरियोडिक रिपोर्ट पे जो उसके बारे में अथॉरिटी हर कुछ समय के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है, तो उस रिपोर्ट पर भी डिपेंड करता है कि किसी भी कैदी को पैरोल दी जानी है या नहीं दी जानी है। अब इसी की तरह एक बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है फरलो। फरलो का मतलब है लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब आपको एक टेम्पररी ले ऑफ दिया जाता है आपकी सज़ा से, ताकि और बेसिकली ये मेनली जो रहता है ये रहता है लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के लिए, मतलब जिन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा मतलब हुई है, वो आजीवन कारावास की सज़ा काटेंगे जेल के अंदर, उन्हें बेसिकली फरलो दिया जाता है ताकि वो अपने घर के जो निजी कामकाज हैं उन्हें निपटा सकें, कुछ भी सोशल टाइज़ हैं उन्हें क्लियर कर सकें। और देखिए फरलो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फरलो जो है ये आपका एक राइट है, लेकिन अगर आप बात करते हैं पैरोल की, तो पैरोल आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है। पैरोल डिनाई की जा सकती है किसी भी कैदी को, चाहे उसका केस कितना भी मजबूत क्यों ना हो। अब तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है तो पैरोल फिर दी कब जाती है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स के केस में 2017 में ये कहा था कि पैरोल और फरलो इनका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि एक कंडीशनल टेम्पररी छुट्टी देना या फिर रिलीज़ करना इस बेनिफिट के साथ, ताकि इस पीरियड में, इस रिलीजिंग पीरियड में जो टोटल सेंटेंस है, पैरोल का जो समय है ये भी उसकी टोटल सेंटेंस में काउंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 20 साल की सज़ा बोली गई है तो जैसे अगर वो 40 दिन की पैरोल पर बाहर आते हैं तो वो 40 दिन उन्हें बाद में जेल में रहने पड़ेंगे। अगर पैरोल मिलती है तो वो 40 दिन भी उनकी उन 20 साल के अंदर ही काउंट होंगे, एक्स्ट्रा नहीं होंगे। अब ये बेसिकली इसलिए दी जाती है ताकि जो कैदी है वो उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखकर अपनी खुद की जो भी कोई उसकी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उन सबको क्लियर कर सके, उसका समाधान निकाल सके और सोसाइटी के साथ एक लिंक भी बनाकर रख सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो फिर कौन ऐसे लोग हैं जो एंटाइटल्ड हैं या किन लोगों को ये पैरोल जो है वो बेसिकली दी ही जाती है। तो हरियाणा के अंदर हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट, मतलब टेम्पररी रिलीज एक्ट, जो कि 1988 में एक्ट बना था, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो टेम्पररी रिलीज है कैदियों की वो डिपेंड करती है उनके गुड कंडक्ट पर, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर पीरियड जो है वो सर्व कर लेते हैं अपनी सज़ा का। ये सेक्शन 3, इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर ये कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कंसल्ट करती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जो कि ये चेक करते हैं कि प्रिजनर को रिलीज़ किया जाना है या नहीं किया जाना है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ही आती है। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि जो कैदी है उसके परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो गई है या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर जो कैदी है वो ही खुद बहुत ज़्यादा बीमार है, तो जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर रहता है वो 3 हफ्ते की पैरोल दे सकता है। 4 हफ्ते की पैरोल मिलती है जब या तो कैदी की शादी है या उसके किसी बहुत फैमिली मेम्बर्स की जो क्लोज रिलेटिव है उसकी शादी है, या फिर कोई भी अदर सफिशिएंट कोज है, जैसे कि कोई एडमिशन होना है ऐसे बंदे का जो उस कैदी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, या फिर कोई मेडिकल ऐसी डिलीवरी है, उसकी वाइफ की डिलीवरी है, तो या फिर उसे अपने घर का रखरखाव के लिए कोई रिपेयरमेंट करना है, तो ऐसे में 4 हफ्ते के लिए पैरोल दी जाती है। और 6 हफ्ते की जो पैरोल दी जाती है वो ऐसे समय में दी जाती है कि अगर जो कैदी है उसे अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो हैं वो एक्सेस करने हैं। और ये जो 6 हफ्ते की पैरोल है ये 1 साल में दी जाती है। 1 साल में आपको 6 हफ्ते की पैरोल मिल सकती है। अगर आप अपने जो आपके फादर से इनहेरिटेड ज़मीन है उसके ऊपर कुछ बोवाई करना चाहते हैं या फिर आप उसके ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं और वो ज़मीन आपके नाम है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 6 हफ्ते की जो कैदी है उसे 6 हफ्ते की पैरोल मिल सकती है। अब जब ये पैरोल ग्रांट की जाती है इसके लिए सबसे पहले तो 1 साल का सेंटेंस जो है वो 1 साल की सज़ा कंटिन्यूस काटने के बाद ये पैरोल मिलती है। लेकिन अगर आप फरलो की बात करते हैं तो उसके लिए कम से कम 4 साल की का जो सेंटेंस है वो आपको 3 साल तो कम से कम आपको जेल के अंदर काटने ही होंगे लगातार कंटिन्यूस, उसी के बाद आपको फरलो मिल सकता है। और उसके अंदर भी कंडीशन है कि उसमें भी आपने जेल के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट ना किया हो। अब देखिए इसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है अगर हम उसकी बात करें तो जो टेम्परेरी रिलीज़ है उसके अंदर जो पैरोल और फरलो के प्रोविज़न्स हैं वो दिए गए हैं स्टेट के द्वारा।
अब इसमें जो बेसिकली डिसीजन है वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कि किस बेसिस पर इन्हें ये पैरोल या फरलोह दिया गया है। अब ये जो रूल्स हैं ये फ्रेम्ड है एक एक्ट में जो कि 1988 एक्ट कहा जाता है। 2007 में ये रूल फ्रेम किए गए थे कि किस तरीके से कोई टेम्परेरी रिलीज जो है किसी भी कैदी को वो दी जा सकती है। तो उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसके अंदर वो उस एप्लीकेशन को रिपोर्ट करेगा या उस एप्लीकेशन को भेजेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उसे आगे फॉरवर्ड कर सकता है डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन को, ताकि जो ग्रांट है पैरोल की वो उस पैरोल को ग्रांट कर सके। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस इशूड हैं डीजी प्रिजन के लिए 2016 में, तो जेल सुपरिटेंडेंट को जब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये चिट्ठी भेजता है और उसके पास 5 दिन रहते हैं कि वो 5 दिन के अंदर अंदर उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो एप्लीकेशन है वो भेजनी है। उसके बाद जो मजिस्ट्रेट है उसे ये प्रोसेस कंप्लीट करना है 21 दिन के अंदर। अब मजिस्ट्रेट की रूलिंग के हिसाब से ये फॉरवर्ड किया जाता है डिविजनल कमिश्नर की रिकमेंडेशन के लिए, जो कि पावर ऑफ डीजी प्रिजन होते हैं। मतलब प्रिजनर्स के जितने भी जो डायरेक्टर जनरल हैं इनकी जो मेन काम है जो ग्रांट करते हैं वो डीजी करता है प्रिजनर का, जिसे ये प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है 10 दिनों के अंदर। इसके बाद जैसे ही जो कैदी का समय समाप्त होता है उसके बाहर रहने का, तो उसे अपने आप को जेल अथॉरिटीज़ के पास सरेंडर करना रहता है। कुछ केसेस के अंदर जो डिविजनल कमिश्नर है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो डायरेक्ट डिसीजन भी ले सकते हैं अपने खुद के बेसिस पर। ये नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 2017 के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।